चलिए, आज हम स्पीड और वेलोसिटी से आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं। आज हम स्पीड और वेलोसिटी के जो पॉइंट्स हमने आपको बताए थे उस पर हम कॉमनली एक नोट्स के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम एक नोट हम लिखवा रहे हैं, NOT, नोट, है ना। देखिए नोट क्या है, थोड़ा इस डायग्राम को समझिए। ये देखिए, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। इस पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने में हमें दो तीन रास्ते हम जनरली ले सकते हैं। एक रास्ता हो जाएगा ये फर्स्ट, एक रास्ता हो जाएगा ये सेकंड, और एक रास्ता ये भी हो सकता है ये डॉटेड लाइन वाला। ओके, तो देखते हैं दोनों में देखते हैं इसमें क्या लिखना है कि a particle goes from point A to B। ठीक, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बस यही बता रहा है कि एक बॉडी है जो पॉइंट A से पॉइंट B पर जा रही है। तो जाने के तीन रास्ते, एक रास्ता A फर्स्ट, ये सेकंड, और ये रास्ता हो गया थर्ड। ये डॉटेड वाला जो है थर्ड रास्ता है। यदि वो व्यक्ति या बॉडी यदि फर्स्ट रास्ते से होकर के पॉइंट बी पर जाएगा तो अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यदि सेकंड रास्ते को यदि फॉलो करता है तो अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और ये से थर्ड रास्ते से यदि फॉलो करता है तो उसे अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी सभी पॉइंट वन, पॉइंट ये फर्स्ट रास्ता, सेकंड रास्ता और थर्ड रास्ते, ये अलग अलग रास्तों से जाएगा तो उसे अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो बॉडी जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मान लें कि यहां पर हमने बी लिया, तो यहां हो सकते हम ले सकते हैं पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ऐसे ले सकते हैं हम, है ना। तो डिस्टेंस कितना होगा, मान लीजिए ए से बी तक, तो ये देखिए ए सी बी हो सकता है, ए ई बी हो सकता है, ए डी बी हो सकता है, डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट यदि हम कहें तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ, यानी बॉडी ए से बी तक जाएगी तो जो मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्टेंस जो है यहां पर देखिएगा, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का ये मार्क ले लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस इस कर्व पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। कारण ये जो थर्ड पार्ट है वो हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, वही लाइन की जो लेंथ कही जाएगी वो डिस्प्लेसमेंट के रूप में जानी जाएगी। और जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ है, ये देखिए मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ ये ही है, ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ होगा वह डिस्टेंस के रूप में कैलकुलेट होगा या डिस्टेंस के रूप में ऑब्जर्व होगा। लेकिन जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ होगा वह डिस्प्लेसमेंट के रूप में
मेजर किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, यानी डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू से ज़्यादा होगा। ठीक, अब जो है दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि एवरेज, इस स्थिति में जो एवरेज स्पीड होगा, पहली बात हो गया कि डिस्टेंस जो है कर्व पाथ पर हमेशा डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। बस यही कंक्लूजन निकलेगा कि कर्व पाथ पर डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। बस क्लियर बात। ओके, अब जो है जब ये स्थिति होगी तो स्पीड की और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी, ठीक, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हम एवरेज स्पीड क्या लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना? तो ये जो स्थिति बनकर आएगी कि डिस्टेंस अधिक होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो इस स्थिति में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो हमेशा मोर देन 1, यानी 1 से ज़्यादा होगा। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा या 1 के बराबर होगा। क्लियर? ठीक, कुछ स्थितियों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चूंकि बराबर होते हैं इसलिए जो है यहाँ पर ये इक्वल का भी साइन दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है क्यों? बिकॉज एवरेज स्पीड ग्रेटर होगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ये मार्क लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा ये। ठीक है, यदि हम बात करें कोई कर्व पाथ ना लेकर के हम स्ट्रेट लाइन पाथ ले लें, देखिए ये तो पहला पॉइंट हो गया है ना। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा नोट देखें हम कि एक बॉडी है, ये देखिए ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, ए से गई बी। ठीक, तो ए से गई बी, तो उस स्थिति में देखिए एवरेज जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू के बराबर होगा। तो इस स्थिति में जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड, ये देखिए ये कर्व पाथ के लिए है और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए। एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक, क्लियर? एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगा। ठीक है, इक्वल होगा, एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगा। ओके, तो ये दो पॉइंट हुए। अब तीसरे पॉइंट हम कर्व पाथ ना लेकर के हम कर्व पाथ ले रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ ले लें। ठीक है, तो हम सर्कुलर पाथ ले लेंगे। देखिए इधर हम मिलते हैं, देखते हैं। देखते हैं थर्ड पॉइंट, एक सर्कुलर पाथ ले लें, देखते रहे।
ये सर्कुलर पाथ r मीटर रेडियस का है। यदि बॉडी कैसे चल रही है, या चले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहां से यहां आ गई बी तक, तो ये हाफ सर्किल ट्रेवल की। तो हाफ सर्किल ट्रेवल की उस स्थिति में ये देखिएगा, फ्रॉम ए टू बी, तो डिस्टेंस कितना होगा, किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, पाई आर के। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, 2r के। 2r किसके इक्वल होगा, डायामीटर के, डायामीटर के। देखिए ये डायमीटर हो जाएगा यहां से, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी को मिलाने वाला, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r के। तो देखें थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए हम यदि ऑब्जर्व करें, इसका वैल्यू देखें, तो पाई का मान हो जाएगा 3.14। यदि सपोज हम r का वैल्यू जो है हम 2 मीटर ले लें, तो ये 2 से मल्टीप्लाई 1 मीटर ले लें, 1 मीटर ले लें, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 3.14 मीटर। यहाँ पर देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा, 2 मीटर। यानी डिस्टेंस जो है, यदि कोई बॉडी ए से बी तक पहुंची, यानी हाफ सर्किल ट्रेवल की, तो उस स्थिति में देखिएगा डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से अधिक होगा। क्लियर। तो देखिएगा, तो हम लिखेंगे यदि एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, टाइम। ठीक। तो देखिए डिस्टेंस, यदि डिस्टेंस ज्यादा है तो एवरेज स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। डिस्प्लेसमेंट कम है तो एवरेज वेलोसिटी भी कम होगी। कैसे, देखिएगा, अब एवरेज वेलोसिटी लिख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिखेंगे, टाइम। तो देखें डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, कब, जब बॉडी ए से बी तक पहुंचे। तो ये जो है डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस हाफ सर्किल के लिए डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। सो एवरेज स्पीड ग्रेटर होगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक, क्लियर। तो यहां पर देखिए कर्व पाथ का है, तो यहां पर पॉइंट ए से बी तक गया बॉडी, तो पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो ये होगा, ये होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये थर्ड पार्ट वाला। तो डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, तो जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, है ना। यदि हम बात करें टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्टेंस ज्यादा होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट से, तो इसलिए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी। क्लियर। यहां पर सेकंड जो पॉइंट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया वो, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि बॉडी ए से बी गई, बी से ए नहीं आई, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। यहां पर देखिए कर्व, ये सर्कुलर पाथ है, तो बॉडी ए से कहां गई, बी तक, यानी हाफ सर्किल ट्रेवल की। तो हाफ सर्किल ट्रेवल करने की स्थिति में डिस्टेंस पाई आर होगा, डिस्प्लेसमेंट 2r होगा, यानी डायमीटर के इक्वल होगा, व्यास के इक्वल होगा। यदि हम मान ले कि रेडियस 1 मीटर हो जाए, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 3.14 के,
पाई का मान 3.14 होगा, 3.14 होगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 मीटर। तो देखिए ये 3.14 ये 2 मीटर, यानी 1.14 ये ज़्यादा है डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये भी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टी फॉर टोटल। तो इस स्थिति में डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा, तो एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं? ओके, तो आज फिर आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा हम चौथे पॉइंट की चौथे, ये हाफ सर्किल के बारे में हमने बात किया। अब हम जो है कंप्लीट सर्किल के बारे में बात करें। थोड़ा सा देखिए कंप्लीट सर्किल में, कंप्लीट सर्किल में क्या होता है। कंप्लीट सर्किल में हम चलेंगे तो डिस्प्ले, एक कंप्लीट सर्किल ट्रेवल करने में बॉडी के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना होगा, सरकमफरेंस के बराबर होगा, यानी किसके इक्वल होगा, सरकमफरेंस के। यानी सर्किल के सरकमफरेंस, सर्किल के सरकमफरेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, और जानते ही हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी के लेंथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ इन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, एंड total and maximum length of path in between initial point and final point is called distance। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हम लेकर चलते हैं, थोड़ा देखिए, नोट्स बनाते चले। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है पहले चैप्टर से 9th क्लास पहले चैप्टर फिजिक्स से स्टार्ट किए हैं, हम लास्ट तक हम लेकर चलेंगे, टोटली फिजिक्स को हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से बॉडी, ये पॉइंट ए है और ये घूम करके ये बॉडी जो है ए से चली और यहाँ पर फिर पॉइंट ए पर ही आ गई। तो देखिए यहाँ पर तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ये किसके इक्वल होता है बाबू, सरकमफरेंस, ये पहले ही बात कर चुके हैं, सरकमफरेंस ऑफ सर्किल। ठीक, ये इसके इक्वल होगा, और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, 0 के होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ गए, तो दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की लेंथ की क्या होगी, 0 होगी, तो 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या टाइम जो भी लिखे, और एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितने हो जाएगा, टोटल टाइम। ठीक, तो देखें यहाँ पर ए से चला और ए ही पर आ गया, ए पर आ गया तो डिस्टेंस तो इतना आ गया 2 पाई आर के और डिस्प्लेसमेंट 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो डिस्टेंस है ग्रेटर है टोटल डिस्प्लेसमेंट के। ठीक, सो एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी एवरेज
ये मॉड लगा रहे हैं, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, है ना, एवरेज वेलोसिटी के, है ना, ध्यान दीजिएगा, मॉड लगा रहे हैं, मॉड से क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, और किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा स्केलर होता है, तो इसीलिए हमने इसको स्केलर में तब्दील कर दिया। ठीक है, तो ये जो है टोटल जो है वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम जो है देखिए डिस्टेंस जो है 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, इसलिए एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा हो गई। तो ये हम टोटली आज ये ख़त्म कर दिए। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया, चलिए अब हम चल रहे हैं इस नेक्स्ट टॉपिक एस्केलरेशन। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप लोग नोट्स जरूर कंप्लीट करते रहिए, नहीं तो एक बार जो है नोट्स कंप्लीट करना संभव नहीं है। प्रतिदिन का वीडियो पूरा देखिए, उसको नोट्स जो है कायदे से कंप्लीट करें, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये देखिएगा एस्केलरेशन। एस्केलरेशन, एस्केलरेशन को सामान्यतः कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। स्मॉल ए से ऊपर एक वेक्टर का साइन लगा हुआ है, देखिए ये तीर लगा हुआ है, ये बता रहा है कि यह एस्केलरेशन, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो एस्केलरेशन किसे कहते हैं, एस्केलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एस्केलरेशन। मतलब ये हुआ कि बॉडी का वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ी है, स्पीड के बारे में नहीं बात हो रही है, वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है। यानी बॉडी की यदि वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी यदि समय के साथ में लगातार परिवर्तित हो रही हो तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि उस बॉडी के अंदर एस्केलरेशन है। लेकिन परिवर्तन दो तरीके होते हैं, एक परिवर्तन होता है कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही हो और एक परिवर्तन होता है कि वेलोसिटी लगातार घट रही हो। तो वेलोसिटी जब लगातार बढ़ेगी तो उस स्थिति में एस्केलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब लगातार वेलोसिटी घट रही हो तो उस स्थिति में एस्केलरेशन का वैल्यू निगेटिव होता है। अब जब गाड़ी रुकी हुई है या गाड़ी या बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब उसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय के साथ में नहीं परिवर्तन हो रहा है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि उस बॉडी के अंदर जो एस्केलरेशन है वो एस्केलरेशन का वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये निकल कर आया कि एस्केलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और 0 होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि इसके डिफिनीशन के बारे में, तो डिफिनीशन क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एस्केलरेशन। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी हम कह रहे हैं, वेलोसिटी के बारे में कह रहे हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्केलर का हमेशा हम किसी भी वेक्टर में स्केलर से डिवाइड करते हैं तो हमें वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर यदि हम मान लें कि हम स्पीड ले लेते तो यहाँ पर ये जो स्केलरेशन प्राप्त होता वो वेक्टर ना होकर के स्केलर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज होगी, वेलोसिटी में चेंजिंग होगी तभी स्केलरेशन जनरेट होगा। स्पीड कंसीडर नहीं करेंगे, हम वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले डिफिनीशन की तरफ। ठीक है, डिफिनीशन क्या होगा, पहले हम डिफिनीशन की बात करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम आगे तरफ चलते रहेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं इसको? रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल ए, ठीक। अब एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी इफ, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं पहले। देखिए डायग्राम बना करके ही समझे। देखिए ये डायग्राम बना रहे हैं, एक ये कार है और ये कार u वेलोसिटी से चल रही है, और ये कार जो है पॉइंट ए से चलना प्रारंभ की और पॉइंट यह बी पर पहुंच गई। तो पॉइंट बी पर पहुंची तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी रही? v रही, ठीक है। तो यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी, और इसको क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी। कितना समय लिया इसमें? t समय लिया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है, तो वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो गई? u से v चेंज हो गई। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन पूरा हम क्लियर ही लिख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपन क्या लिखते हैं? टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और अपन क्या हो जाएगा? टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। टाइम कितना है? t है। तो a हो गया ये चेंज इन वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू डेल्टा v अपान क्या लिख सकते हैं? t। डेल्टा v अपान टी, डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल्टा v अपान टी। ये डेल्टा v को क्या कहेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। तो इस तरह से जो है इस फॉर्मूले को प्राप्त किया हमने। यदि फॉर्मूला प्राप्त हो गया तो इसका हम यूनिट देखेंगे, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी चाहे वेलोसिटी, दोनों का यूनिट समान होगा, तो इसका मीटर पर सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी का, और इसका हो जाएगा टाइम का सेकंड। तो ये जो सेकंड नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसका क्या यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद वेक्टर है कि स्केलर है? तो ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है? तो क्या हो जाएगा? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। क्यों डिराइव? क्यों? क्योंकि देखिए वेलोसिटी भी तो डिराइव है, टाइम तो फंडामेंटल है, लेकिन ये क्या है? डिराइव है। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। ये जो है इसका वैल्यू क्या हो सकता है? ये भी देखें, वैल्यू या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड में बी
में बी पॉजिटिव लिख रहे हैं, और निगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो। क्यों? यहां तक तो समझ में आया। ये पॉजिटिव कब होगा? क्योंकि हमने कहा कि चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज, यानी चेंज दो तरीके हो सकता है ना, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, वेलोसिटी घट भी सकती है। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। हम डायग्रामेटिकली हम बताएंगे आपको। और एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव कब होगा? जब वेलोसिटी घट रही होगी। और वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो कब होगा? जब ना बढ़े और ना ही घटे। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, यानी यूनिफॉर्म मोशन, हमने कहा था एक बार कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करती है, उस स्थिति में एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो ही होगा। तो यहां पर जो है ये जीरो होगा। ठीक है। ठीक। हाँ, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो उस, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो लगातार बढ़ती हुई यदि कोई बॉडी ऐसे मोशन कर रही है जब उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो उस तरह के मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। यानी यदि कहीं पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, इसका मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा? पॉजिटिव में होगा। फिर यदि कोई क्वेश्चन में दिया गया है कि बॉडी का रिटार्डेशन मोशन कर रही है, रिटार्डेशन मोशन कर रही है, जिसको हिंदी में हम मंदन गति भी कहते हैं, तो रिटार्डेशन मोशन कर रही है यानी वेलोसिटी लगातार घट रही है, तो उस स्थिति में उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू निगेटिव ही होगा। ओके, तो उस स्थिति में निगेटिव होगा। नेक्स्ट, जब कह रहा है कि जीरो, मतलब कोई सी बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी कोई चेंज नहीं हो रही है, टाइम के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो नहीं होगा, तो उस स्थिति में एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा। और मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो चलते हैं हम ये एक्सेलरेशन के वैल्यू के बेस पर, एक्सेलरेशन के वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो के बेस पर मोशन के टाइप। ठीक है, तो चलते हैं आगे हम। देखिए यहां पर देखिए, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, देखिए वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये पहला। दूसरा देखिए वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन निगेटिव, और थर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। देखिए इसमें देखिए वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि बॉडी कैसे चल रही, कब होगा पॉजिटिव? व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी कंटिन्यूसली इंक्रीज, जब वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या हो? लगातार बढ़ रही हो। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी यदि लगातार बढ़ रही है तो उस स्थिति में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और मोशन क्या होगा? मोशन को क्या कहेंगे? इसको मोशन को क्या कहेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। यहां पर देखिए वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव है। कब निगेटिव होगा? जब वेलोसिटी ऑफ बॉडी
कंटिन्यूसली डिक्रीज। ठीक, जब वेलोसिटी जो है क्या हो, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो। और मोशन को क्या कहेंगे, रिटार्डेशन मोशन। रिटार्डेशन मोशन कहेंगे। ठीक, रिटार्डेशन मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। यानी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी लगातार घट रही है तो रिटार्डेशन मोशन, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव, वेलोसिटी लगातार घट रही है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर, कब जो है एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा, व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी does not change, means remains constant। ठीक है, कांस्टेंट रहे। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा। और इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, थोड़ा देखें इसको डायग्रामेटिकली, हम देखें थोड़ा सा, देखें ये डायग्राम हम बना रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड है, हमने मान लिया। और पॉइंट ए पर था तो उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, पॉइंट बी पर चली तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ए से बी तक जाने में उसको समय कितना लगा, मान लो सपोज 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन कितना हो गया, टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 है, टाइम कितना है, 2 है। 10 में से 2 जाएगा कितना होगा, 8 हो जाएगा, अपॉन 2 यानी ये हो जाएगा +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आ गया, देखिए पॉजिटिव में वैल्यू आया, देखिए यही पॉजिटिव होने बात किया था। यहाँ पर आ जाइए दूसरे डायग्राम, दूसरा हमने एक एग्जाम्पल ले लिया किसके लिए, जब वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन निगेटिव है। यहाँ पर गाड़ी है, कार ए है, कार ये पॉइंट ए पर है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। पॉइंट बी पर पहुंची हो तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर सपोज। और ए से बी तक पहुंची तो टाइम कितना लगा, मान लो सपोज 2 ही सेकंड। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 2 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 है, टाइम कितना है, 2 है, कितना आया, -8 अपॉन 2। कितना डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव वैल्यू है, यही तो हमें कंसीडर करना है। यहाँ पर देखिए एक इसमें भी एग्जाम्पल देखा, देखते चले एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए ये बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड है ना, 2 मीटर पर सेकंड पॉइंट ए पर। पॉइंट बी पर यानी फाइनल पॉइंट पर पहुंची तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v इक्वल टू 2 ही मीटर पर सेकंड रही पॉइंट बी पर। टाइम कितना लगा, t इक्वल टू 2 सेकंड। एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 2 है, इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है, 2 है, टाइम कितना है, 2 है, कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए हमने 0 यहाँ देख लिया, यहाँ निगेटिव देख लिया, यहाँ पर पॉजिटिव है। इस तरह से देखिएगा कि ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें
जो है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो प्राप्त हुआ। ठीक है। देखिए एक थोड़ा सा हम नोट दिखा रहे हैं आपको। ये नोट बड़ी इंपॉर्टेंट नोट है। कह रहा है कि इफ एट एनी इंस्टेंट, माने किसी क्षण वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, किसी वेलोसिटी का, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, किसी क्षण वेलोसिटी का पार्टिकल जीरो है, तो देन इंस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी तात्क्षणिक जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, वो जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। तो जीरो, तो मान लीजिए वेलोसिटी यदि इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी यदि जीरो कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे एक पॉइंट ऐसा भी है कि जहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, यानी वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। देखिए कब, यहां पर देखें, एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका, ये m किलोग्राम की बॉडी है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है और अचानक ब्रेक लग गया, तो ब्रेक लगेगा तो उस स्थिति में वेलोसिटी बॉडी की जीरो होगी ही होगी। तो वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जो हम कंडीशन बता रहे हैं जहां पर वेलोसिटी तो जीरो होगी लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। कब? जब यू वेलोसिटी से हम ऊपर की तरफ थ्रोन कर रहे हैं तो ये अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, ये बॉडी अपने ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। उस मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी लेकिन वहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वह ऐसी सिचुएशन बताइए जहां पर वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यही एक ऐसी स्थिति है जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उस स्थिति में अपने मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगी बॉडी, उस स्थिति में उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, यही एक स्थिति है जब वेलोसिटी जीरो होगा लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ठीक है। यहां पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, इफ इन ए गिवन टाइम इंटरवल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, देन इन दैट टाइम ऑफ इंटरवल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मस्ट बी जीरो। यानी कोई पार्टिकल जो है किसी दिए गए, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ये टाइम इंटरवल में कोई एक टाइम इंटरवल है, उसमें वेलोसिटी यदि बॉडी की जीरो है, यानी गाड़ी रुकी हुई है, तो उस स्थिति में एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, यानी उस स्थिति में बॉडी की में एक्सेलरेशन का वैल्यू डेफिनेटली जीरो होगा। तो आज हम ये एक्सेलरेशन भी समाप्त कर दिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।